बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, एक तरफ सैलाब से मुतासरीन अभी भी मदद के मुंतज़िर हैं और हुकूमतें आपस में लड़ाई करती हुई नज़र आती हैं। बदकिस्मती की तस्वीरें हैं, बदनसीबी की बात है और बहुत सारे लोग आफत में हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, औरतों के पास अद्वियात नहीं हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमतों के अंदर जो तावन होना चाहिए उसका फुकदान इस सारी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रहा है। सिंध अभी भी फुट पानी है, कई फुट जिसके अंदर डूबा हुआ है। यही हालात हमें बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब में नज़र आते हैं। और अगर सियासत की तरफ देखा जाए तो इस्लामाबाद में बहुत अफवाहें हैं। इमरान खान साहब किससे मिले हैं, किसने मुलाकात करवाई है, उस मुलाकात में क्या तय हुआ, क्या उनका बदलता हुआ लहजा, उनके लहजे में जो झलक रही है लचक, वो उस मुलाकात का नतीजा है, क्या वाकई मफाहमत की बात हो रही है या नहीं हो रही। और फिर हमने आज देखा कि नैब की तरामीम से जो रिलीफ मिला, बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको लेकर बहुत तनकीद कर रही है और इसको एनआरओ कहा जा रहा है। तो क्या वाकई आवाम का एतमाद हट जाएगा? जो पीटीआई कहती थी कि ये हुकूमत सिर्फ अपने केसेस को बंद करवाने के लिए आई है, क्या हुकूमत इस सारे प्रोपेगेंडे का, इस सारे मौक़िफ़ का, इस बयानिए का कोई मौसर जवाब दे पाएगी या नहीं, ये एक और सवाल है। महंगाई कम हो नहीं रही, हुकूमत की पॉलिसियों का अभी तक असर आम जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आ रहा। तो मामलात काफ़ी संजीदा हैं और ऐसे मामलात के अंदर इमरान खान साहब की वापसी के लिए कुछ एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। तो ये तमाम मामलात रखेंगे जी। नए इंतखाबात की बात भी हो रही है, फ़ौरी इंतखाबात हो सकते या नहीं हो सकते, ये वो सवालात हैं जो हम रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमजद अली खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। और हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। अमजद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। एक तरफ तो जो आज सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो करप्शन के जो केसेस ख़त्म हुए, कुछ रिलीफ मिला बड़े लीडर्स को। अब तो ज़ाहिर है आपकी जमात तो उस पर क्रिटिसिज्म कर ही रही है, लेकिन हम ये देख रहे थे कि नैब ने इन सारे लोगों के ऊपर उस तरह से कुछ साबित नहीं नैब कर सकी थी। तो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट तो था। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि नैब तरमीम, जिनको आप लोगों ने कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ था और कोर्ट से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस भी नहीं मिला खान साहब की उस जो आपकी इस्तदाद थी, आपकी जो दरख्वास्त थी, तो किस तरह से देखते हैं आज की डेवलपमेंट को आप? आज हमने पूरे पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान एक जो मैसेज इससे जो आया है वो है कि क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है, क्या पाकिस्तान में जो करप्शन करे, बड़ा करप्शन करे, वो भाग जाए और अपने आप को कानून से बालातर करार पाए। आज हमने एक ब्राह्मण सिस्टम को जो है वो दोबारा जिंदा कर दिया है। आज आपने ये मैसेज दिया उन लोगों के लिए कि पाकिस्तान में जितनी बड़ी करप्शन कर लें, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आप कानून से मावरा हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप सुपर इलियट क्लास हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में फिर जो एक मैं समझता हूँ जो रूल ऑफ लॉ है तो उसको दफन कर दिया गया है, माय पॉइंट ऑफ व्यू। और इससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जो इससे पहले एनआरओ 1 आया, 2 आया, अब ये मतलब एनआरओ दोबारा लिया गया, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। दानियाल, अमजद साहब कह रहे हैं कि जो पीटीआई का मौक़िफ़ था, जो रिलीफ मिला आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीनियर लीडरशिप को करप्शन के केसेस में, वो रेफरेंस जो वापस हुए, तो इनका मौक़िफ़ सच साबित हो गया है। आप इससे एग्री करते हैं? देखिए तंजीला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहाँ तक अमजद साहब की बात है मैं इनसे डिसएग्री तो नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक इनकी जमात की बात है, देखिए इनकी जमात का जो दोहरा मयार है, मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितना अरसा और कितना 8 साल से इनकी हुकूमत है केपी में, इन्होंने बताएं कि नैब के ऑर्डिनेंस में इन्होंने उसको गैर फाल क्यों किया हुआ है, कितने नैब के केसेस उधर चलाए हैं, कितना नैब के केसेस में इन्होंने रिकवरी की है। मुझे नैब के हेड का वहां नाम तो बता दें। ये इनकी जमात ये नाम बताने से कासिर होगी क्योंकि इट हैज बीन इनएक्टिव। और मुझे बताएं कि इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए, मुझे बता दें कि परसों मरीम नवाज साहिबा की भी तारीख थी। क्या हमने इस लॉ को या इस चीज को कोई हेलो जी जी, आवाज आ रही है जी, हमने या इससे कोई बेनिफिट लिया या कोई चीज की? हमने चेंज क्या किया? हमने तो उसी टर्म्स पे हमने कहा कि हमें उसी तरह ट्राई किया जाए जिस तरह पहले ट्रायल किया जा रहा था। और मुझे बात बताए, लॉ का एक मैक्सिम है जो कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी।
अब आपके फौजदारी केस में जहां कत्ल की सजा होती 302 की सजा होती है, उसमें आपका 14 दिन का रिमांड है। तो आपका नैब में जो 90 दिन का रिमांड है, दैट इज absurd। दैट पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता और वो गलत, वो ये आमराना टाइम का ये लॉ है। लेकिन जहां तक बात है किसी मफाद के लिए, मुझे बताएं कि आपके इसमें मफाद क्या है। अगर नैब अगर ये इतने संजीदा थे, ये इतने संजीदा हैं, तो केपीके में करते, केपीके में इंडाइट करते, मालूम जब्बा वाला केस खोलते, बीआरटी में स्टे ऑर्डर के पीछे ना जाते। जहां तक केपीके की बात है तो वहीं हर चीज का स्टे ऑर्डर्स ले लिए हुए हैं। पिछले 4 साल से ये बीआरटी के पीछे स्टे ऑर्डर्स के पीछे हैं, 4 साल से। मैं एक क्विक रिस्पांस अमजद साहब, आप केपी में जो हालात हैं, जो करप्शन की कहानियां हैं, जाहिर है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो नहीं आती, बट केपी वहाँ बड़े अरसे से हुकूमत में है और वहाँ पे लोग बड़े इस बात का गिला भी करते हुए नज़र आते हैं और ख़ुद आपने अपनी जमात से बहुत सारे लोगों को निकाला भी है, तो जाहिर है वो एक प्रूवन फैक्ट है कि वहाँ पे बहुत सारी करप्शन होती रही है। बट ये स्टे ऑर्डर्स वाली बात तो दुरुस्त है, क्यों लेते हैं स्टे ऑर्डर्स अगर करप्शन नहीं की हुई तो? तंजीला, आपके तो इल्म है कि हमने अपने एक बड़ी तादाद को, जो हमारे एमपीएस की, हमने तो अपने निकाल दिया। इवन मिनिस्टर को जो है वो जेल डाल दिया गया। कम से कम हम एक्शन तो ले रहे हैं और जितना कुछ हम स्टैंड ले रहे हैं, किसी को हम तो कहते हैं कि कोई हम फैसिलिटेटर तो नहीं है ना, हम तो एक्शन लेने वाले जमात हैं। और खान साहब बजाते खुद बिलीव करते हैं कि इस पाकिस्तान में जब तक आपको जजा और सजा के अमल से नहीं गुजारा जाता, ये मुल्क आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता। कुछ मुफाहमत की खबरें भी चल रही हैं, कुछ मुलाकातों की बात भी हो रही है, तो फिर वो जो सिविल सुप्रीमेसी का और फौज के किरदार के ऊपर खान साहब का जो मौक़िफ़ रहा है, अगर खुफिया मुलाकातें अगर उनकी आप तस्दीक कर रहे हैं, अगर करते हैं आप, पहले तो मुझे बताएं कि हो रही हैं ऐसी मुलाकातें या नहीं, तो फिर खान साहब के उस मौक़िफ़ से क्या मुराद है? अब वो उससे पीछे हट गए हैं, जब उनको सूट करेगा तो वो कोई और बात करते हैं, जब उनका फ़ायदा होगा तो फिर वो अपना सारा मौक़िफ़ बदल देते हैं? देखिए, पाकिस्तान में ये ऑर्गेनिक चेंज होता तो बिल्कुल हम तैयार थे इसके लिए कि ठीक है हम असम्बलियों में बैठते, लेकिन साइफर आया और साइफर के नतीजे में रजीम चेंज हुई। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी को चैलेंज किया गया, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को जो जक पहुंची, उससे फिर ये जो मीर जाफिर हैं, मीर सादिक हैं, जो आज ये हुकूमत चला रहे हैं, इन्होंने अपने आप को जो है NRO 2 दिलवा के अब ठीक है ये गवर्नमेंट में बैठे हैं, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के मफाद में ये पॉलिसीज लेके आ रहे हैं? आज ये कहते हैं कि जी IMF को हम इफ एंड बट्स भी नहीं कह सकते और इसीलिए वो जितना बोझ डाला जा रहा है, आज दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत कम हो रही हैं, बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, हमारे यहाँ बढ़ रही हैं। दूसरा आपका ये कहना कि जी हाँ हम क्या कर रहे हैं, तो हमारी जो जद्दोजहद है वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे इलेक्शन जो साफ और शफाफ हो। तो इस जद्दोजहद में खुफिया मुलाकातों का जिक्र क्यों आने लगा इस जद्दोजहद में, जब खान साहब ने कह दिया मैंने ब्लॉक कर दिया, मेरा राब्ता? बात सुने ना तंजीला, मसला खुफिया या सामने का नहीं है। हमारी जो कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे इंतखाबात जिस पे सारे बिलीव कर सकें। जी ठीक हो गया। कंवर दिलशाद साहब से भी पूछ लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब, आप भी जाहिर है बड़े बाखबर हैं और मुख्तदर हलकों से जो खबरें आती हैं उसके ऊपर मैं आपके कॉलम्स भी देख रही थी। आपको क्या लग रहा है, किससे मुलाकात हुई खान साहब की? बड़ा चर्चा है मुलाकातों का। इनके बाद जो एडवाइजर है ना, इनके जो बड़े अच्छे दोस्त हैं इमरान खान साहब की, जिनकी बातें बड़ी सुनते हैं बड़े गौर के साथ, वो इन्हें हर वक्त लॉलीपॉप देते रहते हैं कि 15 दिन में ये हो जाना है, 15 अक्टूबर को ये हो जाना है, 20 अक्टूबर को ये हो जाना है। वो जो एक मिनिस्टर है साबिक, वो इस तरह की दास्तानें बयानी करते रहते हैं और फिर अपने वो जोड़ते हैं गेट नंबर 4 से, इसलिए मेरे गेट नंबर 4 से ताल्लुकात हैं और उनसे खबरें मुझसे मिल रही हैं। ये सारी बातें लॉलीपॉप दे जा रहे हैं। इमरान खान भी हंसते होंगे इनकी बातें सुनकर। असल कुछ भी नहीं हो रहा, राब्ते क्याम हो चुके हैं। इन्होंने तक यकीन दहानी करवा दी है। रिटायर्ड जर्नैल, बड़े बड़े नाम मुझे पता है उनके, लेकिन ज़ाहिर है अच्छा ही लगता है उनके नाम ज़ाहिर करे और बाद में तब्दील कर देंगे। तो वो ये है कि उन्होंने मुलाकातें की हैं इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा कि जनाब आप अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ जो आपने मुहिम चला रखी है उसे गुरेज करें, इससे आपको नुकसान पहुँच जाएगा। आप पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं और इतने बड़े लीडर हैं कि आप टू थर्ड मेजॉरिटी भी ले जाएंगे, लेकिन आप अदलिया के साथ ना माजराई करें, इलेक्शन कमीशन के साथ ना करें, अस्करी क़यादत के साथ ना करें, इनको सबको आईनी कानून के दायरे में चलने दें। उस पर इमरान खान साहब चूँकि ज़ाहिर है नेशनल लीडर तो हैं पाकिस्तान की,
तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बात गुरेज कर लिया, और गुरेज करने के बाद ये राब्ते जो है उनके जो रिटायर्ड जर्नैल हैं वो राब्ते कर रहे हैं हमारी मुकदरा हल्कों से। जी ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और हम बात कर रहे थे, अब फौरी इलेक्शन की बात थी, बारहा इलेक्शन कमीशन के ऊपर खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर चुके, बहुत सारे उनके ऊपर केसेस भी हैं। तो जब इस तरह की खबरें आएंगी कि कोई मफाहमत हो रही है, सदर पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि कोई अच्छी खबर आने वाली है, तो आप अपने सपोर्टर्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? क्योंकि जिस तरह की मुहिम चली, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हुई, जिस तरह से इदारों को डिसक्रेडिट किया गया, उसको खान साहब अनडू कैसे करेंगे? और फिर आप लोग एक लॉन्ग मार्च भी करना चाह रहे हैं, लॉन्ग मार्च क्यों करना चाह रहे हैं आप इस वक्त? हमारी स्ट्रगल है एक साफ और शफाफ इलेक्शन की और फौरी इलेक्शन की। उसके लिए हमारी कोशिश है, देखिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो हमारी नजर में डूबियस है, और उसकी वजूहात हैं, उसका कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का, और उसका कंडक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान के लिए कुछ है और बाकी पार्टियों के लिए कुछ है। अब जैसे आप देखें कि हमारी जो स्क्रूटनी की गई, हम आज भी मतलब कहते हैं कि उसके साथ, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में था कि आपने यकसा नजर रखना था, वक्त को मद्देनजर रखना था, उसको रिपोर्ट्स लेके आनी थी, लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन ने टारगेट किया। अमजद साहब, खान साहब ये जरूर कहते हैं कि वो जज़ा सजा मेरे अलावा सबके लिए हो, क्योंकि वो खुद उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करते पूरे प्रोसेस। अभी देखें, जितने भी आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था तो खान साहब ने अपनी 40 साल, हालांकि उस वक्त तो खान साहब इख्तियार में भी नहीं थे, तो उन्होंने अपना तमाम डॉक्यूमेंटेशन, अपनी तरसील, अपना सब कुछ जो है, मनी ट्रेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी थी। सही जी, खान साहब इवन अभी JIT के अंदर खान साहब पेश हुए, तो हमारा तो बिलीव है कि मुल्क के अंदर जो है वो हम तो चाहते हैं कि इदारे मजबूत हो, ताकि ये जो मैसेज है ये पूरे पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड जाए कि हम एक ऐसी कौम बने जहां पे जो हमारा जो अभी इंसाफ के हवाले से हमारा 130वां नंबर है, इसी तरह हमारे करप्शन में जो बड़ा नंबर है इसको कम करके हम एक सिविलाइज्ड जो है कौमों में हमारा शुमार। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो आपके ज़माने में हम उस इंडेक्स पे और ही ज़्यादा गिर गए थे, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाती हूँ। दानियाल से मैं जल्दी से पूछ लूँ, दानियाल, खुफिया मुलाकातों का बड़ा वो डाटा जो उस वक्त जो डाटा था वो हमारे दौर का नहीं, तो हमसे पिछले दौर का था। इसमें जो इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो किया था, शाया किया था, बिल्कुल उसके हवाले से आप बात करें। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर है, हम लोग हैं, हमारा काम है जवाब दें। ठीक है दानियाल, खुफिया मुलाकातों का बड़ा चर्चा है, खान साहब को कोई यकीन दहानियां कराई जा रही हैं और लोग कह रहे हैं कि खान साहब वापस आ रहे हैं और आर्मी चीफ की तैनाती भी खान साहब ही करेंगे। आप इन सारी खबरों पे क्या रिएक्शन है आपका? आपकी जमात का मैं रद्द अमल सुनती रही हूँ, लेकिन क्या ये हुकूमत को ये सूट करता है कि अगर इदारे खुद से मामलात तय कर रहे हैं तो फिर जो आप सबकी जद्दोजहद है वो तो जीरो पे खड़ी है? देखें तंजीला, पहले मैं एक चीज़ के ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ हमने बात की कि जमात की और इनकी पार्टी की बेहतरी और उसके काम करने की। देखिए, अगर तो ये जमात इतनी अच्छी थी और इतनी चीज़ें ठीक कर रही थी तो करप्शन प्राइस इंडेक्स में इनका नंबर 122 से 126 कैसे गया? ये 6 नंबर करप्शन के ज़्यादा ऊपर चले गए। आप इतनी अगर ये सच्चे और वो हैं तो ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है उसको क्यों नहीं अब तक चैलेंज किया? इतने ये सच्चे हैं तो BRT पेशावर में जो 16 अरब रुपए में बना था वो 100 अरब पे चला गया, उस पे स्टे ऑर्डर्स के पीछे क्यों है? इतने ही सच्चे हैं ये तो गैर फाल क्यों की रखी नैब इन्होंने 8 साल KPK में?
क्यों नहीं उन्होंने उसके हेड लगाए और उस पर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस को तेज किया? देखिए, ये अपने मफाद के लिए करते हैं और अपने मफाद के लिए अकाउंटेबिलिटी करते हैं। जो इनके खिलाफ बोले तो लेकिन दानियाल, अगर आपके ऊपर केसेस खत्म होंगे, आपको फायदा होगा किसी तरमीम का, तो फिर जाहिर है ये भी तो इनका आर्गुमेंट भी वैलिड हो जाएगा कि आप लोग भी अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। आप नहीं, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि हमने ये बड़ा क्लियर, हमने ना उस कानून का फायदा उठाया है ना उठा रहे हैं, और अपने कोर्ट को, हाई कोर्ट को बड़ा क्लियर बता दिया कि उसके एम्बेड का जो भी है नफा या नुकसान वो हमारे पे लागू ना हो। हम तो इनकी तरह थोड़ी हैं जो कभी यहाँ से बाके अपना घर रेगुलाइज करें, वहां से शो करें कि बच्चे झूठे पे दिखाएं कि कहाँ से चीजें आ रही है। हमने तो अकाउंटेबिलिटी को फेस किया है। हमने तो इनको ये नहीं कहा जिसने उंगली उठाई वो गद्दार बन गया, जज को धमकियां नहीं दी, हमने सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की बात नहीं की जब पूरा मुल्क डूबा हुआ है। कितने दिनों के लिए इमरान खान साहब ने हामी भर ली है, कमर दिलशाद साहब, आपके ख्याल में? क्योंकि वो पहले भी कई दफ़ा हम कहते थे उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज है और फिर अगले दिन जलसे में वो उससे ज़्यादा धुएंधार एक तकरीर करके सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो तकरीरें जो करते हैं वो पता है, वो तकरीरें इसलिए करते हैं कि ताकि अपने वर्कर्स को, वोटर्स को मुतहर्रक रखें। इनकी पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, अंदरूनी खाना बड़ी कशमकश चल रही है। उसको रोकने के लिए जिस तरह के जलसे आज जैसे 4 में जलसा किया, वही पुरानी तकरीरें 1947 से लेकर 2023-22 तक की बातें कर रहे हैं वो। तो कोई नई बात उसमें नहीं भी, कोई ना इन्होंने लॉन्ग मार्च की तरफ आना है। जलसा कुछ और होता है, लॉन्ग मार्च कुछ और होता है। आपने 25 मई को लॉन्ग मार्च देख लिया, शफकत महमूद जैसे शख्स एक गाड़ी में 4 आदमी बैठे हुए थे, फवाद चौधरी के साथ 10 आदमी खड़े थे, शेख रशीद एक वैगन में भी लेकर नहीं आया। ये सारे लॉन्ग मार्च का मामला कुछ और होता है, जलसे में कुछ और मामले होते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी हकायक है। लॉन्ग मार्च तो करना होता है तो फिर एक बहुत बड़ी, जैसे कि 1977 में भुट्टो साहब के खिलाफ जो तहरीक चली थी वो बहुत बड़ी तहरीक थी, खूनरेज तहरीक थी वो। वैसी तहरीकें नहीं चल सकती। बस लोग जलसे में आएंगे, आपकी बातें सुने, घर चले गए हंसते खेलते। लेकिन लॉन्ग मार्च में आना है, पता होता है घर के बच्चों को, वालिदैन को भी वहाँ बच्चा फायरिंग हो जाएगी, लाठीचार्ज हो जाएगी, तब हालात खराब हो जाए। कभी बाहर इस तरह से नहीं आएंगे। चंद लोग आ जाएंगे जो जुनूनी टैप होंगे, जैसे 25 मई को आ गए थे। लेकिन ये तो आप ये कह रहे हैं कमर दिलशाद साहब कि उनको, इमरान खान साहब को सिर्फ ये कहा गया है कि महाज आराई ना करें, उनको कोई यकीन दहानी कराई गई है? कुछ ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि आप वापस आ रहे हैं इक़्तिदार में, कोई ऐसी बात आपने भी सुनी? मुख्तसर सा बता दें। नहीं, यकीन वापसी के उन्होंने कहा ठीक है, इलेक्शन तो हो जाएंगे, वक्त के ऊपर हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को काम कर रहे हैं। देखो, लोकल गवर्नमेंट में जो इंतखाबात होंगे आपको अपनी ताकत का पता चल जाएगा, आपकी शो पावर का पता चलेगा। इससे बड़ी ताकत क्या मिलेगी? जब अभी सिंध में और अब पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हो जाएंगे तो इमरान खान को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। नजर तो ये आ रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। बहुत बड़ी उनकी पब्लिक की ओपिनियन भी है। जिस तरह हमारी हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत, आप बेहतर समझती हैं कि सैलाब में ये बुरी तरह नाकाम हुई है। पंजाब की हुकूमत भी नाकाम हुई है, सिंध की हुकूमत तो टोटली नाकाम हुई है। आपने भी देखा होगा कि हमारे बड़े बड़े जो एंकर हजरात जो हैं, हमद मीर जैसे लोग, उन्होंने पूरा पाकिस्तान छान मारा। उन्होंने कहा हमें तो इमदाद नजर नहीं आई, कहाँ गए वो टैंक, कहाँ खुराक गई, किधर गए? कुछ भी नहीं गए। सब लोग आसमान के तले बैठे हुए हैं बगैर किसी इमदाद के। तो ये बड़ा गहरा असर पड़ रहा है उससे इमरान खान की जो है क़यादत, इमरान खान की पार्टी मजबूत होती जा रही है। वफाकी हुकूमत में स्वाई वजीर रखने की, एडवाइजर रखने की, 10-12 परवेज लाई साहब बिहार गली में जो फिर रहे हैं, जो अपने गली में फिर रहे थे आम लोग, उनको एडवाइजर लगाया जा रहा है। दोनों का मुकाबला चल रहा है, शहबाज शरीफ का भी और परवेज लाई का, दोनों का मुकाबला चल रहा है कि जी मैं अपने फोकल पर्सन लगा लूं, मैं अपने फ्रेंड लगा लूं, मैं अपने खानदानी मेंबर लगा लूं। दोनों में मुकाबला चल रहा है। ठीक हो गया। तो इस लिहाज से ये कि शहबाज शरीफ भी नाकाम हो चुका है, परवेज लाई साहब भी नाकाम हो चुके हैं। तो ये चीजें तो नजर आ रहा है। सलाम में क्या दिया आवाम को उन्होंने? आवाम तो डेरा गाजी खान राजनपुर शेरी मजारी ने क्या दिया? तो इसलिए नजरिया शेरी मजारी के गाँव रोजान मजारी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं, खाली पड़े बैठे हुए लोग। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि लोगों ने बड़ा गहरा असर पड़ना है। ये सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी, खासतौर सिंध की हुकूमत तो टोटली नाकाम हो चुकी है। यहाँ पर वक्त हुआ जी एक और ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कंवर दिलशाद साहब, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का मुतालबा जो थोड़ा सा कम हो गया था खान साहब की तरफ से, अब वो कह रहे हैं फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं, तो आप इस मुतालबे को किस तरह से देख रहे हैं? देखें जी, इमरान खान तकरीबन जब से जो उनकी हुकूमत गई है वो उसी वक्त से नए इलेक्शन कराने, फ्रेश इलेक्शन करवाने के बारे में मुतालबा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, तो खुद इमरान खान जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल में, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला भी मौजूद थे, वहाँ ये मुआहदा हुआ था कि नई डिजिटल सेंसस करवाई जाएगी और आइन के आर्टिकल 151 में तरमीम करके वहाँ फाइनल जो है, फाइनल अवामा लिखा प्रोविजनल, तो फाइनल हतमी नताइज के बाद उसकी हल्का बंदियाँ की जाएगी। अब ये डिजिटल जो सेंसस है, डिजिटल मरदमशुमारी का काम शुरू है। अब डिजिटल मरदमशुमारी जो है ये एक आईनी ज़रूरत पड़ गई है मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले की रोशनी में। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है कि जो ही ये डिजिटल सेंसस जो हो जाएगी, जिसकी कि अभी हाल ही में सेंसस कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश की है कि हम जनवरी 2023 में ये डिजिटल मरदमशुमारी का मरहला मुकम्मल कर लेंगे। सही। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हल्का बंदियाँ करवानी है, और हल्का बंदियाँ करवाने में आप हैरान होंगे कि कराची और हैदराबाद की नशिस्तें बढ़ जाएंगी कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में। जो कराची की जो सियासी जमातें हैं उनका कहना यह है कि जब जो 2017 में मरदमशुमारी हुई थी उसमें 1.5 करोड़ आबादी दिखाई थी कराची की, जबकि ग्राउंड रियलिटी है कि 3 करोड़ की आबादी है। इमरान खान साहब के साथ कौन मिल रहा है, कौन मामला तय कर रहा है, क्या हुकूमत को इस बारे में कुछ इल्म है? आपके लोग जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, लगता है वो भी मुलाकातों की तस्दीक कर रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा कि ऐसी कोई मुलाकातें नहीं हो रही। जिला मुझे तो इनकी देखिए बात सुने, इनका बयानिया क्या है? इनका बयानिया एक तरफ ये कहते हैं कि अमेरिका गद्दार है, अमेरिका ने इनके पीछे लगा हुआ है। दूसरी तरफ ये रॉबर्ट को हायर करते हैं जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स के खिलाफ काम करता रहा, जो पाकिस्तान को न्यूक्लियराइज करता रहा, जो कहता है पाकिस्तान उसके बगैर हो। किसके लिए? अपनी लॉबिंग के लिए। वो ये एम्बेसडर इनके पास आता है केपी में, तो वो उनका दोस्त बन जाता है, उसको कहते हैं हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी। और यहाँ जब उनको पता चलता है कि पार्लियामेंट से बाहर जा रहे हैं तो आप गद्दारी के तमके देने शुरू कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि आर्मी चीफ के कसीदे पढ़ते थे, फिर उनको बुरा भला कहने शुरू हो गए, फिर ब्यूरोक्रेट्स को कहने शुरू हो गए। इनका एक मुझे बताएं कि एक अपने बयानिए पे खड़े तो हो जाएं, पता तो चल जाए। आपको पता है इनका बयानिया क्या है? कोई एक्स वाई जी कौन है? अपने इदारों को मलाइन ये करते हैं, अपने इदारों को कमजोर ये कर रहे हैं, इंडिया से तशबीह ये दे रहे हैं। कभी क्या बातें करते हैं, कभी क्या करते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का केस खराब ये कर रहे हैं। कश्मीर हाथ से निकल गया तो फिर भी ये मतलब इनकी बातें सुन लो तो आपको लगे कि इनकी जमात से समझदार बंदा ही नहीं है, और इनकी कारकर्दगी देखो तो नील। फिर आप देखते हो कि क्या वही लोग हैं माशाल्लाह इतनी समझदार बातें कर रहे हैं, और काम इनको फिर देखो तो सिफर। तो इनकी बातें और बातों की हद तक कुछ नहीं है। इनके पास क्या फॉर्मूला है? 4 साल पाकिस्तान की तबाही निकाल दी इन्होंने, 8 साल अपने सूबे की तबाही निकाल दी। इनकी वजह से तो आज ये हाल है। लेकिन तो आप लोग भी संभाल नहीं पा रहे ना। तो आप अगर महंगाई के खिलाफ ही आए थे तो महंगाई को खत्म तो कर लेते। मतलब अब इतनी तैयारी तो होनी चाहिए थी जब आप अदम एतमाद लेके आ रहे थे। लेट मी क्लैरिफाई ऑन दैट। हमने जब हुकूमत ली थी 2 पिछले इलेक्शंस में, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था बिजली का बहरान, और उसके बाद दूसरा बड़ा मसला था, लोगों ने जो कहा, उन्होंने कहा दहशतगर्दी। हमने दहशतगर्दी के नासूर को भी खत्म किया, और हमने 21,000 मेगावाट दे के इस मुल्क को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन कर दिया, मोस्ट स्टेबल रुपी कर दिया, अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर की और सनत को बेहतर पोजीशन में छोड़ के। मुझे बताएं, आज 4 साल गुजरने के बाद आपकी फिर लोड शेडिंग होगी? ये हमने की है। आज 4 साल गुजरने के बाद आप करप्शन प्राइस इंडेक्स पे आप आ गए हैं, आपको क्या ना नीचे हो गए हैं। आपको IMF जो आपकी अपनी लोन की शिकें जिसके ऊपर आपने उनसे मंजूर कराई थी और 3 अरब में पूरा मुल्क बेच दिया था, आपने वो पूरी नहीं की, और आपको IMF आपके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। आपने 3 अरब के लिए पूरा मुल्क तो बेच दिया, लेकिन 54 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड जहां से होती थी सीपैक, वो वाज एट हॉल्ट। आपने उसको रोक दी, आपने उसको इस तरह कर दिया कि बंद कर दिया, आपने पाकिस्तान से दुश्मनी की। तो अच्छा, मैं जरा जल्दी से अमजद साहब से एक रिस्पांस ले लूं इन सारी बातों का, और फिर मुझे आप दोनों से इलेक्शन के बारे में पूछना है जल्दी से। अमजद साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप दानियाल जो बातें कर रहे हैं? तंजीला, सबसे पहले मैं तो कहना चाहूंगा कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कौमों के खिलाफ हैं या अमेरिका के खिलाफ हैं। हम डे 1 से कह रहे हैं कि हम अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ हैं।
वो पॉलिसीज जो पाकिस्तान को डिक्टेशन दें, वो पॉलिसीज जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज करें। हम कहते हैं कि हम अमेरिका से ताल्लुकात चाहते हैं, बराबरी की सतह पे चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि इवन अमेरिका के अंदर हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है कि वहां पे वो प्रोफेशनल रहते हैं, तो क्या हमने उनको कट ऑफ तो नहीं करना ना उस कम्युनिटी से। तो इसलिए हमारी जो सोच है कि हम चाहते हैं कि हम बराबरी की सतह पे बैठे, पाकिस्तान की, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान की भी सुनी जाए, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी है उनको भी देखा जाए। आज हमारे 80,000 नौजवानों ने शहादत पाई है, उनको भी कंसिडर किया जाए। देखिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमने, और फिर बिलियन बिलियन डॉलर्स हमने इसके लिए अपनी मुआशी कुर्बानी भी दी है। और सेकेंडली देखें, जब रजीम चेंज से पहले की आप बात करें, पाकिस्तान की जो मईशत थी वो दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े मईशत नापने वाले इदारे थे, ब्लूमबर्ग था, इकोनॉमिस्ट था, फिंच था, वो मूडीज था, वो पाकिस्तान को पॉजिटिव में लेके चल रहा था। आज पाकिस्तान को नेगेटिव में डाल दिया गया है। उस वक्त पाकिस्तान की लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूम पे थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे थी। अच्छा अमजद साहब, मैं अगर आप मुझे ब्रीफ एजेंडा बता दें कि अब पीटीआई लॉन्ग मार्च क्यों करना चाह रही है, अब पीटीआई लॉन्ग मार्च से क्या अचीव करना चाहती है? एक तरफ मुलाकातें हो रही हैं, मुफाहमत की बात हो रही है, अच्छी खबरें आने की बात हो रही है, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ, क्यों? इतने सारी जगहों पे तो आपकी अपनी हुकूमत है। तंजीला, हमने कहा कि हम बैकडोर चैनल पे तो यकीन नहीं रखते। हम सबसे पहले अल्लाह ताला की जात है, पाकिस्तान की अवाम है, और हम समझते हैं कि इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने का वाहिद और आखिरी हल जो है वो है फ्रेश मैंडेट, ताकि जहां पे आपके बड़े फैसले, जहां आप कौम को कुछ दे सके, जहां आपके साथ एक मॉरल अथॉरिटी हो, वो जिसको भी मिले। हम ये नहीं, अब लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किसको मुंतखब करते हैं। जी, दानियाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि फ्रेश, ठीक है, मैंडेट दे रहे हैं। ठीक है दानियाल चौधरी साहब, फ्रेश मैंडेट के अलावा पीटीआई को कोई हल नहीं नजर आता। किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे लॉन्ग मार्च को? जिस तरह हम पहले सियासी महाजराई और लड़ाई देख रहे हैं, ये बढ़ती चली जाएगी या कहीं पे मामला सेटल होगा? खान साहब से कोई बातचीत का रास्ता निकालेगी हुकूमत? जिला फिर वो ये वही बातें कर रहे हैं कि मुझे बताएं कि इनको किस, देखे बात सुने, इनको किसने रोका है कि अब शुरू करें, शुरुआत करें? इन्होंने पहले अपनी ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट की बात की। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट कहाँ आपने तंजीला, इन्होंने मुझे बताएं कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट की मुझे बताएं, आर्टिकल्स लिख के बताएं और कहें कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है वो पिछले जो 5 साल में थी उससे बेहतर थी। आपका जो अंडर डेवलप्ड कंट्री का पूरी जिंदगी स्टेटस था उसको हमने डेवलपिंग नेशन बना दिया। आपका मुल्क तरक्की की वो बुलंद तरीन सतह पे था। इनकी बातें फिर उसी तरह कागजी बातें हैं, हवाई बातें, उनमें हकीकत मुझे बताएं कहां से हकीकत है? इनकी बातें इनकी जमात की सुने। मैं न्याई साहब की चले वो तो आपका पॉइंट आ गया। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये नया मैंडेट मांग रहे हैं, नए इलेक्शंस मांग रहे हैं। एक सेकंड, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मुझे बताएं कि अगर ये इतने सीरियस है नए मैंडेट के, तो इनकी हुकूमत है केपीके में, इनकी हुकूमत है पंजाब में, डिसॉल्व करें और देखें फिर जाते हैं इलेक्शन में। करें कल केपीके की हुकूमत डिसॉल्व करें, ये क्या नाम है पंजाब की, विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन। पंजाब डिसॉल्व कर दें तो कोई ऑप्शन रह जाएगी? जाएंगे इलेक्शन में और देखते हैं, फिर करते हैं, विल फेस देम। ये क्या बात हुई? ये खुद भाग रहे हैं, खुद ये बैसाखियां, इनकी जो वो थी क्या कहते हैं इनकलाब, वो 2 हफ्तों में बैसाखियों के ऊपर आ गया है। अपनी बैसाखियां साइड पे छोड़े और करें, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इसको गद्दार कह रहे हैं। डिसॉल्व करें, गवर्नमेंट सुबह उठें, ये करें मंडे को डिसॉल्व पार्लियामेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, और जाते हैं इलेक्शन पे फिर इनके साथ। लेकिन इनकी बातें हैं, सिर्फ झूठी बातें हैं, उसमें ना कोई हकीकत है, ना कोई हकीकत हो सकती है। पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के लोगों को एक चीज पता है कि इन्होंने 4 साल में झूठे वादे, इन्होंने झूठी उम्मीदें और झूठ के ऊपर सियासत की है। अगर हकीकत में और कोई हकीकत की मबनी की होती तो आज आपका मुल्क इस मेशी हालात में, बुरी हालात में ना होता, आपका फॉरेन इस तरह डिप्राइव्ड ना होता रिलेशनशिप्स के साथ, और चीजें बेहतर होती। एक आखिरी जुमला अमजद साहब आपसे, और फिर मैं कमर दिलशाद साहब की तरफ जाऊंगी। आप लोग क्यों डिसॉल्व नहीं कर रहे असेंबलियां, अगर आपको वाकई इलेक्शंस चाहिए? तंजीला, जहां पे आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपका डिफेंस, आपकी माइशत के हवाले से पॉलिसीज, वो पार्लियामेंट ने बनानी है, वफाक ने बनानी है। सिंध गवर्नमेंट ने फैसला करना है,
बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 3 असेंबलीज तो आपके पास है, 2 असेंबली ठीक है हमारे पास है, वो तो प्रोविंशियल है। तो मेन चीज तो पार्लियामेंट है ना, जिसके लिए हमारी है कि ये सॉवरेन होनी चाहिए, पार्लियामेंट को सॉवरेन होना चाहिए, पाकिस्तान को सॉवरेन होना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सॉवरेन होना चाहिए, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मेन चीज तो ये है। आप इसको XYZ के साथ मिला देना, उनका क्या है, आप प्रोविंशियल उस पर लेके जब ये फैसला करेंगे बैठ के, आए हमारे साथ बैठे, तो देखें एक ही वक्त में क्यों नहीं इलेक्शन होना चाहिए सबका, चाहे फेडरल लेवल पे हो चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो। दानियाल बैठ जाए इन लोगों के साथ जी, आखिरी कमेंट आपका भी बताएं इनके साथ हम क्या बैठे। इन्होंने मुल्क का जो 4 साल में हाल किया, अभी अगले 4 महीने में 5 महीने में क्या कर सकते हैं। पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी इस तरह स्ट्रेंथन होती है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारी तो तरफ से तजवीज होगी कि जो मुल्की हालात हैं, आपका 1/3 मुल्क डूबा हुआ है, ये इलेक्शन और आगे डिले होने चाहिए। मुझे बताएं वो वोटर जिसकी बच्चे मर गए हैं, जिसके मवेशी सैलाब में बह गए हैं, वो कैसे वोट डाल सकता है। तो ये तो इलेक्शन मुझे लगता है कि अगले साल भी होना पॉसिबल नहीं है, इनको और डिले होना चाहिए। और जब मुल्क आपका मुस्तकम हो, जिस बंदे को राइट ऑफ वोट देनी है वो वोट देने के लिए तैयार हो, तो आपकी वोटिंग तब हो और तब कि आपका आईनी तौर पे अपना राय और अपने चीजें वो इस्तेमाल कर सके। जिसका घर डूबा हुआ है, औलाद उसकी 3 बच्चे थे, 2 बच्चे मर गए, उसकी दुनिया खत्म है। फॉर हिम सिलेक्शन इज हैज नो इम्पैक्ट। थैंक यू। हम उनको रिलीफ देना, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। थैंक यू दानियाल साहब, थैंक यू अमजद अली खान साहब, थैंक यू कमर दिलशाद साहब जी। गुफ्तगू आपने सुनी तीनों मेहमानों की। आज से प्रेम से इतना ही जी, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।